sharing the start. ओके, सो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि इनपुट साइज n इज द साइज ऑफ एरे फॉर दिस element uniqueness problem. The size of input n is the size of array. The basic operation is this comparison operation. And third one, in third case we have to decide whether this basic operation just depends on size of input or it also depends on some additional property. In case if it also depends on any additional property, you have to calculate the best case, the worst case and average one. So yes, this algorithm also depends on another property, that is whether elements in the array are unique or not. So अगर आपको एलिमेंट यूनिक मिल जाते हैं, सॉरी नॉन यूनिक मिलते हैं, यानी कि मैचिंग एलिमेंट्स अगर आपको मिल जाते हैं, तो इन दैट केस आपको वर्स्ट केस फाइंड करना होगा, एवरेज एंड बेस्ट केस. तो पहले तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं. व्हाट शुड बी द वर्स्ट केस. इस केस में इसके अंदर वर्स्ट केस क्या होगा. चलिए पहले सिंपल डिस्कस कर लेते हैं. बेस्ट केस इस एल्गोरिथम में सिंपल है. बेस्ट केस क्या होगा पहले ये बताएं. बेस्ट केस इज सिंपल. There you have ठीक है. वर्स्ट केस तो ये है कि अगर आपके जो लास्ट दो एलिमेंट्स हैं वो डुप्लीकेट हैं, यानी कि आपका nth एलिमेंट एंड n-1th एलिमेंट, तो एरे के जो आखिरी दो एलिमेंट्स हैं अगर वो डुप्लीकेट हैं तो दिस इज योर वर्स्ट केस. इसके अलावा और वर्स्ट केस क्या होगा. नंबर ऑफ डुप्लीकेशन डज नॉट डिफाइन आइदर वर्स्ट केस और बेस्ट केस. ओके राइट. बेस्ट केस आपका ये होगा कि जो आपके पहले ही दो एलिमेंट्स हैं वही मैच हो जाते हैं, यानी आप एल्गोरिथम ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूशन के वक्त आप 0th एलिमेंट उठाते हैं, 0 + 1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, तो पहले ही दो एलिमेंट अगर मैचिंग है यानी कि डुप्लीकेट है तो ये आपका बेस्ट केस है. आप फर्स्ट आइटरेशन में ही प्रॉब्लम सॉल्व करके रिटर्न कर जाएंगे. ओके तो बेस्ट केस ये होता है कि अगर आपकी पहले ही दो एलिमेंट्स मैचिंग होते हैं, दैट इज़ योर बेस्ट केस. अगर आखिरी दो एलिमेंट्स मैचिंग है, दैट फॉर्म्स योर वर्स्ट केस. या फिर कोई भी एलिमेंट मैचिंग ना हो, दैट ऑल्सो फॉर्म्स योर वर्स्ट केस. सही है. तो अब बात कर लेते हैं एवरेज केस की. सो व्हाट शुड बी द एवरेज केस हियर. तो अगर आप बात करें एवरेज केस की, तो एवरेज केस क्या होगा. यहाँ पे एवरेज केस ये होगा कि आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर हों, लेकिन वो शुरू के दो एलिमेंट्स या आखिरी के दो एलिमेंट्स ना हो, इनके अलावा किसी और पोजीशन पे हो. सो दैट विल बी योर एवरेज केस. सही है. सो अगर आप इसको हमने जो ग्राफ देखा था
एवरेज केस का, उस केस में क्या आ रहा है, वर्स्ट केस ये है कि आप किसी भी इनपुट साइज n के लिए अगर 10 एलिमेंट्स का रहे तो लास्ट 2 एलिमेंट मैचिंग हो, अगर 100 एलिमेंट्स का रहे इसमें भी 99 एंड 100 एलिमेंट मैचिंग हो. So this one forms your upper bound, maximum number of operations या worst case, and this one forms your best case. उसकी लाइन इस तरह से तो नहीं होगी, वो तो सिंपल स्ट्रेट लाइन ही होगी कि आपके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ही मैचिंग हो, चाहे एरे की साइज कुछ भी हो. इन दोनों के दरमियान अगर कहीं पे भी आपका रिजल्ट लाई करता है, यानी कि मैचिंग एलिमेंट्स इन बीच में आते हैं, so that will cause your average case. So is that clear? तो ये समझ में आ रहा है? तो पहले किसी ने स्टूडेंट ने दिया था, यस, n स्क्वायर्ड. सो n स्क्वायर्ड आपका वर्स्ट केस है. इस एल्गोरिथम की जो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज n स्क्वायर्ड. n स्क्वायर्ड क्यों है? क्योंकि हमारा आउटर लूप भी n टाइम चलेगा, इनर लूप भी n टाइम चलेगा. तब आपको अगर लास्ट 2 एलिमेंट्स मैचिंग है तो ये आपको तब पता चलेगा जब ये दोनों n टाइम्स चलेंगे. तो n इंटू n आप उसको n स्क्वायर्ड भी गेट कर सकते हैं. सही है? तो इस वजह से इस एल्गोरिथम की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर्ड ही होगी, n पावर 2. So big O of this algorithm will be n squared. What will be big omega? Big omega में क्या है? The first 2 elements are matching. So एक आइट्रेशन इसकी, एक आइट्रेशन इसकी. तो आपको शुरू में ही पता चल जाएगा. तो अगर आप इस एल्गोरिथम की डिटेल एनालिसिस देखना चाहें तो पेज नंबर 62 है, जो कि फिजिकल पेज नंबर 92 है बुक का, उस पर आप देख सकते हैं. This is the element uniqueness problem. एल्गोरिथम है यूनिकनेस का. सो इसमें आप यहाँ पे डिटेल्ड नोटेशन लिखी हुई है, आप वर्स्ट केस कैसे फाइंड कर रहे हैं. सही है? तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलता है ये वर्स्ट केस इज big O of n squared and the average case is also n squared. तो इसकी एनालिसिस अगर आप यहाँ पे देखें तो कैसे हो रही है. पहले जो हमारा प्रॉब्लम था जिसमें हम क्या फाइंड कर रहे थे, मैक्स वैल्यू फाइंड कर रहे थे. तो मैक्स वैल्यू के अंदर हमारे पास एक ही लूप था. तो एक लूप में हमने सबमिशन का फार्मूला एक मरतबा लगाया था जिसका इंडेक्स था 1 से लेके n-1 तक. तो हमने इसको ये इंडेक्स दे दिया. बट इन दिस केस, in case of uniqueness problem, you have two loops, two repetitions हो रही हैं nested. तो यहाँ पे आपको 2 समीशंस लगानी पड़ेंगी. outer summation will be 0 till n-2. inner summation will be I plus 1 till n-1. तो अगर आप इसको देखें तो first summation is 0 till n-2 and jth second summation is j is I plus 1 till n-1. और बेसिक ऑपरेशन क्योंकि एक ही है तो आप
सम में एक ही लगाएंगे। सही है। तो यहाँ पे जैसे इसका सॉल्यूशन है, इसको एक्सपेंड किया है फर्स्ट समीशन को, n-1 नेगेटिव i प्लस 1 सही है। इसको एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड करने के बाद आपको ये मिलेगा। तो इसका सम आप कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करें तो एट दी एंड आपको ये मिलेगा। सही है। तो अगेन ये इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस है, लेकिन अगर आप इसको जनरल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो इसका जनरल फॉर्म यही होगा कि अगर आपके पास दो नेस्टेड लूप्स आ रहे हैं तो आपकी इस केस में वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर्ड हो जाएगी। सही है। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 64 पे जाके इसको आप देख सकते हैं फार्मूला को। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस n/n। सो फाइंड द टाइम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम कंप्यूटिंग देयर प्रोडक्ट। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। एक और मैट्रिक्स जनरेट होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कितना टाइम लगेगा, व्हाट विल बी द टाइम एफिशिएंसी ऑफ दीज टू एल्गोरिथम मल्टीप्लिकेशन, दीज टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? सो अगर आप डेफिनेशन की बात करें, बाय डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्गोरिथम, इसमें क्या होता है, आप स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। अच्छा, एक काम करें, मुझे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम बना के दिखा दें या प्रोग्राम बना के दिखा दें। तो मैट्रिक्सेस हैं स्क्वायर मैट्रिक्सेस और उनकी मल्टीप्लिकेशन का कोड लिख दें। आप बेशक मैट्रिसेस को सिंपल ले सकते हैं, 2x2 मैट्रिसेस अगर आप यूज़ कर लें तो सिंपल उसका कोड आप लिख दें। कोड क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा, क्यों यार? सिंपल प्रॉब्लम है, आपको पहले मैट्रिक्स की रोज को मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर कर दी है मैंने। 2x2 तो मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, तो आप जो एल्गोरिथम जो बनाएंगे वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई हो जाएगा, सेम एल्गोरिथम। तो आप कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम, कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है। यानी कि एनालिसिस में आप साइज ऑफ इनपुट डिसाइड करेंगे, फिर आप बेसिक ऑपरेशन डिसाइड करेंगे, फिर आप उसका रन टाइम CN काउंट करेंगे, बेसिक ऑपरेशन कितने नंबर ऑफ टाइम चलता है। सो अगर उसमें भी बेस केस वर्स्ट केस यानी कि बेसिक ऑपरेशन इनपुट साइज के अलावा किसी और प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो आपको वर्स्ट केस, एवरेज केस, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी।
ओके 50 ने एल्गोरिथम स्टेप्स ये हैं 50 to n minus 1 plus plus yes 50 this algorithm seems to be correct. So इसमें बेसिक ऑपरेशन क्या है? डॉक्यूमेंट खोल लो, इनका एल्गोरिथम वहाँ पे रखते हैं। आपने ये प्लस इक्वल्स क्यों रखा है? आपके पास लेट से दो मैट्रिसेस हैं, एग्जाम्पल से कर लेते हैं। आपका मैट्रिक्स है 2 3 एंड सर पहले मैंने इनिशियलाइज कराया ना सी में एंड 3 सर रोज और कॉलम्स मल्टीप्लाई होके फिर प्लस भी तो होते हैं लास्ट में, पहले पहली रो चलो फर्स्ट ट्राई कॉलम करें। से। This is your matrix A and this is your matrix B. Let's say matrix B is 4 5 and 5 6। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? C matrix should be rows of first times column of second. So 2 times 4 is 8 plus 3 times 5, 8 plus 3, sorry 8 plus 3 times 5 is 15. So 15 plus 8 is 23. ओके सही है, ठीक है ठीक है। विजुअल स्टूडियो में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एल्गोरिथम्स के अंदर। Let's say your algorithm is public static void matrix multiply। तो आप दो मैट्रिसेस पास कर दें, डबल एरे मैट्रिक्स ए एंड डबल एरे बी मैट्रिक्स। तो इस केस में आपका कोड should be this one. You have integer I, j and k, and you have double array c। अज्यूम कर रहे हैं कि 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो इस तरह हम इसको कर देते हैं 2 by 2।
अच्छा, इन्होंने जो जहाँ पे डेफिनेशन लिखी है उसमें हमें इस तरह का एरे यूज़ करना चाहिए। डेफिनेशन चेंज कर लेता हूँ। अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, इसके मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ये आना चाहिए। एंड अब आप इसको मेन मेथड से कॉल करेंगे, और मेन मेथड से कॉल करने से पहले आपको से एग्जाम्पल 2 3 so matrix A, and you have matrix B. Matrix B is 4 5 5 6. 5 and अब इसको कॉल कर दें, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड प्लस ए एंड बी। वो मैट्रिसेस आप इसको पास करें। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, एन शुड बी दी ए डॉट length. So the value of n should be the length. तो आपके मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि वेदर दिस एल्गोरिथम इज करेक्ट। सो मैट्रिसेस को आप प्रिंट कैसे करते हैं? और i इक्वल 0, i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस। तो आपको दो नेस्टेड लूप्स चाहिए, एक में आप रोज प्रिंट कर रहे हो, रोज बाय कॉलम्स। j equals j is less than a dot length a plus plus। आपका जो सी मैट्रिक्स है console डॉट राइट करके, जो सी मैट्रिक्स है उसका आपको आई जे प्रिंट करना है, आई कॉमा जे, और प्लस में आप स्पेस कैरेक्टर दे दें। लाइन प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन कर दें। लेट्स सी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लाइन नंबर 41। हाँ हाँ, फंसा दिया यार तुमने। So let's start debugging.
again out of range. यार ये तो आउट ऑफ रेंज दे रहा है इंडेक्स। सर प्रोग्राम स्ट्रक्चर गलत होगा, लॉजिक सही है, इसी से बनेगा। और इंडेक्स सही कर दो इसका। जी सर, मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम। का इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है। सो लाइन नंबर 41 पे लेट्स अप्लाई अ ब्रेक पॉइंट एंड सी वेयर द प्रॉब्लम इज। ब्रेक पॉइंट जब आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो आप ब्रेक पॉइंट लगा के देख लें। i j 0 0 है, 0 and 0, आपका सी मैट्रिक्स है, दैट इज इसके चारों एलिमेंट 0 हैं। सो F10 दबाएं। 8 आ गया, सही है। दूसरी इटरेशन में 8 + 15 आना चाहिए। यस 23 करेक्ट। ओ अच्छा, ये मेरी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। ये क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो मुझे ये करना चाहिए। It is a 2x2 matrix, so it should be length of A0 anyway हम डायरेक्टली n की वैल्यू लेस देन n करके n की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। The value of n should be 2x2 matrix है, so it should be 2. 3.8 again we have a problem here. So first iteration में C is 8, सेकेंड आइट्रेशन में फर्स्ट एलिमेंट 23 आ रहा है। सेकेंड आइट्रेशन में चले जाएं, सही है 0 1 की वैल्यू आ गई 28। ओके नेक्स्ट आइट्रेशन तो कैलकुलेट हो गया। सेम प्रॉब्लम हमने यहाँ पे भी की हुई है। इट शुड बी लेस देन n, this one should be less than the length of matrix, so now should have correct answer। आपका एरे आना चाहिए 23 28 and 22 27।
तो अगर मैं C जो हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू अगर हम देखें मैग्नीफायर में, सही है। सो 0 0 फर्स्ट इंडेक्स पे 23, सेकंड इंडेक्स पे 28 and third index we have 22 and 27. So this is your AND matrix, C matrix, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये आ रहा है, सही है। तो अब हम चलते हैं इसकी एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले व्हाट शुड बी द साइज ऑफ इनपुट। साइज ऑफ इनपुट शुड बी, इस केस में आपके पास साइज ऑफ इनपुट क्या होनी चाहिए, ठीक है। एल्गोरिथम को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिए दोनों। अब इस केस में साइज ऑफ इनपुट क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम। यस, इनपुट साइज, इनपुट की जो साइज है वो आप उसको मैट्रिक्स साइज रखेंगे। इस केस में इनपुट साइज इज n विच इज 2, सही है। हम आइट्रेशन n टाइम्स चला रहे हैं, जितनी भी आइट्रेशन हैं वो हम n टाइम्स चला रहे हैं। सो द साइज ऑफ इनपुट इज नॉट 2/2 बट इट्स जस्ट 2, सही है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे इन्होंने बुक में मैथमेटिकल एनालिसिस भी किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। अब क्योंकि इस केस में हमने साइज ऑफ इनपुट डिसाइड कर ली n विच इज़ 2, n इज़ द साइज ऑफ मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास उसके बाद क्या आता है, आफ्टर यू हैव डिसाइडेड साइज ऑफ इनपुट यू हैव टू डिसाइड बेसिक ऑपरेशन। सो इस केस में बेसिक ऑपरेशन क्या है जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जीक्यूट होता है, दैट इज दिस प्रोडक्ट। ये जो आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं दिस इज द बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। तो ये एक बेसिक ऑपरेशन है और ये कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। थर्ड पॉइंट इज आपको बेसिक जो ऑपरेशन है उसका नंबर ऑफ टाइम्स जो वो एग्जीक्यूट होता है वो कितने टाइम्स होता है वो कैलकुलेट करना है। वो ये जो बेसिक ऑपरेशन है प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बेसिक ऑपरेशन इनपुट साइज या जो आपकी मैट्रिक्स डायमेंशन है उसके अलावा किसी एडिशनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई, मैट्रिक्स एलिमेंट्स पे कोई भी कंडीशन नहीं है। तो मतलब आपको किसी भी तरह का मैट्रिक्स मिले, आपको एनी हाउस सारे के सारे एलिमेंट्स को उसके जितने भी इंडेक्सेस हैं सबको मल्टीप्लाई करना है तो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है इनपुट साइज किसी एडिशनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती, इट इज़ सिंपली द साइज ऑफ इनपुट, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इनपुट यानी कि मैट्रिक्स डायमेंशन। सो इन दैट केस अगर मैं बुक की एनालिसिस खोलूँ बुक के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अब तीनों लूप के सम निकाले हुए हैं इन्होंने, I0 टिल n-1, ठीक है। I0 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन n का मतलब होता है इज लेस देन और इक्वल टू n-1, ठीक है। तो फर्स्ट लूप है वो भी n-1 तक चल रहा है, सेकेंड लूप भी n-1 तक चल रहा है एंड थर्ड वन ऑल्सो रनिंग n-1 टाइम्स। तो आपने तीनों के सम किए, I0 से लेके n-1, J0 से लेके n-1, K 0 से लेके n-1 तक, और आपका जो बेसिक ऑपरेशन है वो एक ही है, सही है। तो इस केस में अगर आप इसको रिजॉल्व करें तो फर्स्ट समेशन को अगर आप सॉल्व करें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, फर्स्ट लूप n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आपने रिप्लेस कर दिया फर्स्ट समेशन को n से, सेकेंड लूप अगेन n टाइम्स चल रहा है तो उसको भी आपने n से रिप्लेस कर दिया, दोनों n को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये n स्क्वायर्ड बन गए,
इसी तरीके से थर्ड जो समेशन है उसको आपने रिप्लेस कर दिया n से, तो आप n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर्ड करेंगे तो इसकी जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी या c of n number of operations here will be the basic operation count c of n here is n times n times n। 3 नेस्टेड लूप्स हैं, तो आप जब नेस्टेड लूप्स होते हैं तो आप एन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो योर कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इन दिस केस n पावर 3। सही है। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्सिटी। अब इस केस में हमने वर्स्ट केस, एवरेज केस, ये चीज़ें कैलकुलेट क्यों नहीं की? बिकॉज ये जो आपका जो बेसिक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का, ये किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट की किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपका किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो, दोनों मैट्रिक्स में किसी भी तरह के एलिमेंट्स हो, ये ऑपरेशन एनी हाउ एग्जीक्यूट होगा, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। तो ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो कर लें। ओके, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि जितने भी नेस्टेड लूप्स होते हैं उतनी टाइम्स आप n को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लूप्स नेस्टेड ना हो, फॉर एग्जांपल एक लूप होता उसके बाहर फिर दूसरा लूप होता, तो आप n मल्टीप्लाई की बजाय नंबर ऑफ ऑपरेशन cn काउंट करते वक्त आप क्या कर रहे होते? कैसे हो गया? तो अगर आपकी जो लूप्स हैं वो नेस्टेड ना होते, एक दूसरे के बाहर होते, तो आप ये कर रहे होते n प्लस n प्लस n। उस केस में आपका रिजल्ट होता 3n। लेकिन अगर आपके लूप्स जो हैं वो नेस्टेड हैं तो आप प्लस नहीं करेंगे बल्कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे उसकी पावर आएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पजल है, टावर ऑफ हनोई। क्लास एंड करने से पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइबोनाची सीरीज आखिरी टॉपिक है यहाँ पे, लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है टावर ऑफ हनोई। ये आपने पजल सुनी है पहले? टावर ऑफ हनोई पजल सुनी है आपने पहले? ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, सो इसका मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो लिंक हम खोल लेते हैं और इसको मैं आपको विजुअली दिखा देता हूँ। टावर ऑफ हनोई बेसिकली होता क्या है। ओके, सो दिस इज द टावर ऑफ हनोई पजल। इसमें आपको ये करना है कि ये तीन इसको आप किया पिलर कह सकते हैं, पैग कह सकते हैं। तो ये तीन पैग्स हैं और यहाँ पे डिस्क रखी हुई हैं। सही है, ये आप सपोज कर लें सीडीज हैं या कोई डिस्क है। तो आपको ये इसके अंदर जितनी भी डिस्क हैं, डिस्क आप बढ़ा भी सकते हैं, तो आप ये डिस्क जो हैं
इससे उठा के आपको यहाँ पे सारी डिस्क शिफ्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप किसी भी स्मॉलर डिस्क के ऊपर लार्जर डिस्क इंसर्ट नहीं कर सकते। सो आपको ये सारी डिस्क इसी ऑर्डर में थर्ड पैग के ऊपर या थर्ड पिलर के ऊपर आपको ट्रांसफ़र करनी है, जिसके अंदर आपको मिडिल जो पैग है उसको आप एज अ ऑक्सिलरी पैग यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सिलरी प्लग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सारी जितनी भी डिस्क हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, बट द रूल इज़ कि आप स्मॉलर डिस्क के ऊपर लार्जर डिस्क नहीं रख सकते। सही है। सो आपको ये एल्गोरिथम लिखना है जिससे आप ये जो मूव्स हो रहे हैं, ये वाले मूव्स जो हैं, ये आप एल्गोरिथम में लिखेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे कि आपके ये सारे डिस्क यहाँ से लेके यहाँ पर सारी की सारी डिस्क ट्रांसफ़र हो जाएं। तो ये आप कैसे करेंगे? तो ये मैं एक ट्राई कर रहा हूँ एग्जांपल। देखिए, आप छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क अप्लाई नहीं कर सकते। सही है। सो रूल आपको ये फॉलो करना है कि हमेशा जो बड़ी डिस्क होगी उसके ऊपर ही छोटी डिस्क आ सकती है। सो आप एल्गोरिथम इसका डिज़ाइन कर दें जो कि ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली कर ले, यानी कि ये सारी डिस्क पैग 1 से उठा के पिलर 3 तक ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन आपको कॉन्स्टेंट आपका ये है कि छोटी डिस्क बड़ी डिस्क जो है वो छोटी डिस्क के ऊपर इस तरह से आप नहीं रख सकते। तो आपकी जो n साइज ऑफ इनपुट है, ये नंबर ऑफ डिस्क हैं, ये n हो सकती है। तो इसका आप एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन करेंगे? ये एल्गोरिथम आप ट्राई कर सकते हैं जिसमें ये सारी डिस्क हैं, आपको 3 पिलर्स हैं, पिलर 1 से पिलर 3 तक सारी डिस्क ट्रांसफ़र करनी है। सही है। यूजिंग पिलर 2 एज ऑक्सिलरी या हेल्पिंग पिलर। तो आपको एल्गोरिथम जो है आपका वो स्टेप्स बताएगा। फर्स्ट स्टेप में डिस्क नंबर लेट सपोज 0 है, डिस्क नंबर 1 2 3। तो कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कौन सी डिस्क किस पिलर पे मूव करनी है, सेकंड स्टेप में कौन सी डिस्क किस पिलर पे मूव करनी है। बट आपको कॉन्स्टेंट का ख्याल रखना है कि छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती। सो कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैन यू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ये जो वेबसाइट है यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एल्गोरिथम डिज़ाइन किया हुआ है। तो जैसे ही आप सॉल्व बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इनका एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। सही है। तो इस पजल को खुद ही सॉल्व कर देगा। सही है। लेकिन आप जो एल्गोरिथम बनाएंगे उसमें इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप सिंपली ये स्टेप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। स्टेप 1 मूव डिस्क 0 टू पिलर 3। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सिर्फ कंसोल और राइट लाइन करके स्टेप्स में प्रिंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये ट्राई करना, दिस इज़ अ माइंड गेम। सो इसको ट्राई करें, आप इसका प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं जिससे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड। सी यू नेक्स्ट वीक। अटेंडेंस के लिए मैं पहले लिस्ट डाउनलोड कर लूँ। आपकी 49 स्टूडेंट्स हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जस्ट अ सेकंड। ओके, क्वेश्चन हैं तो कर लें। यस, क्वेश्चंस। अटेंडेंस लिस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आ गए मेरे पास। तो क्वेश्चंस हैं तो कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम।